नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में इतिहास का आखिरी चैप्टर पहनावे का सामाजिक इतिहास। दोस्तों, ये एनसीईआरटी का तारतम्य लगातार जारी रहेगा और आपका सपोर्ट काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। चलिए शुरू करते हैं हमारे इस चैप्टर को। पहनावे का सामाजिक इतिहास। पहनावे का सामाजिक इतिहास क्या कहता है, थोड़ी सी प्रस्तावना बताता हूँ। पहनावा यानी कि हम जो भी पहनावा पहनते हैं उसका समाज पर क्या ऐतिहासिक असर है, उसके बारे में हम अब यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसी हमारी पोशाकें हैं उसी तरीके से हमारे जो तौर तरीके हैं, उन सब चीज़ों का किस तरीके से समाज पर असर पड़ता है, ये चीज़ें हम आज यहाँ पर देखेंगे। इस पर शायद ही हमारा ध्यान जाता है कि जो हम कपड़े पहनते हैं उनका भी अपना एक इतिहास होता है ना, यही बात मैं कह रहा हूँ। लेकिन विभिन्न वर्गों तबकों के लोगों, मर्द औरतों बच्चों, इन सब का समाज में कुछ ना कुछ नियम होते हैं और कहीं ना कहीं उनकी सख्ती से पालन किया जाता है। इन कायदों से दुनिया के लोगों की पहचान बनती है और इन्हीं के जरिए वे खुद को परिभाषित करते हैं। इन्हीं से सौम्यता और सुंदरता की, शर्म व मर्यादा की हमारी कसौटियाँ बनती हैं। वक्त बदलता है तो बदलते हैं ये विचार, और कपड़ों में आए परिवर्तनों से इन विचारों की झलक आसानी से देखी जा सकती है। आधुनिक दुनिया के उदय का इतिहास कपड़ों में हुए नाटकीय बदलाव का इतिहास भी है। हम इस अध्याय में हम आधुनिक काल यानी 19वीं व 20वीं सदी में हुए बदलावों के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों सदियां अहम क्यों हैं? 18वीं सदी में जनवादी क्रांतियों और पूंजीवादी विकास के पहले यूरोप के ज़्यादातर लोग क्षेत्रीय वेशभूषा धारण करते थे और उनके कपड़ों का रंग रूप उनके इलाकों में उपलब्ध कपड़ों की किस्म और कीमत से भी तय होता था। पहनावे की शैलियाँ भी स्थानीय समाज में लोगों की सामाजिक हैसियत से तय होती थी। इससे फर्क पड़ता था कि आप किस वर्ग के हैं और आप मर्द हैं या औरत हैं। 18वीं सदी के बाद दुनिया के अधिकांश हिस्से यूरोप के उपनिवेश बना लिए गए। जनतांत्रिक आदर्शों का प्रसार हुआ और समाज औद्योगिक होने लगे। इन प्रक्रियाओं के फलस्वरूप लोगों की वेशभूषा व उनके मायने पूरी तरह बदल गए। अब लोग पूरी संस्कृतियों या इलाकों में उपलब्ध सामग्रियों व शैलियों को अपना सकते थे और दुनिया भर के लोग पश्चिमी परिधान में सजने लगे। आपने अध्याय 1 में देखा कि फ्रांसीसी क्रांति ने किस तरह सामाजिक व राजनीतिक जीवन की कई पहलुओं को बदलकर रख दिया। क्रांति की आंधी में उस समय की परिधान संहिता, जो समिच्चरी ला कहलाती थी, भी उड़ गई और आखिर ये कानून थे क्या, हम इसे समझते हैं। सबसे पहले आता है संप्यूचरी कानून और सामाजिक ऊंच नीच। मध्यकालीन यूरोप में समाज के विभिन्न तबकों पर परिधान संहिताएं लागू करने के लिए सचमुच में कानून बनाए जाते थे और कानून में अक्सर बारीक चीज़ों पर ध्यान भी दिया जाता था। करीब 1294 में फ्रांसीसी क्रांति 1789 तक फ्रांस के लोगों से उम्मीद की जाती थी कि वे समिचरी कानूनों का पालन करें। इन कानूनों का मकसद था समाज के निचले तबकों के व्यवहार का नियंत्रण, उन्हें खास कपड़े पहनने, खास व्यंजन खाने और खास तरह के पेय यानी मुख्यतः शराब पीने और खास इलाकों में शिकार खेलने की मनाही थी। इस तरह मध्यकालीन फ्रांस में साल में कोई कितने कपड़े खरीद सकता है, यह सिर्फ आदमी पर निर्भर नहीं था बल्कि उनके सामाजिक ओहदे से भी तय होता था। परिधान सामग्री भी कानून सम्मत होती थी। सिर्फ शाही खानदान ही बेशकीमती कपड़े पहन सकता था। एमाइन, फर, रेशम, मखमली या जरी की पोशाक सिर्फ राजा रजवाड़े ही पहन सकते थे। कुलीनों से जुड़े कपड़ों के जनसाधारण द्वारा इस्तेमाल पर क्या थी? पाबंदी थी। फ्रांसीसी क्रांति ने इस भेदभाव का अंत कर दिया। जैसा कि आप पहले यह अध्याय को पढ़कर जान चुके हैं कि जो जैकोबिन क्लब के सदस्यों ने खुद को सौ कुलात इसलिए कहना शुरू किया कि वे कुलीन वर्ग के फैशनदार घुटन्ना पहनने वाले लोगों से खुद को अलग दिखा सकें। सौ कुलात का शाब्दिक मतलब ही था बिना घुटन्ने वाले, और इसके बाद मर्द औरतें दोनों ही ढीले ढाले और आरामदेह कपड़े पहनने लगे। फ्रांसीसी तिरंगे के 3 रंग नीला, सफ़ेद और लाल लोकप्रिय हो गया और इन्हें पहनना देशभक्त नागरिकों
की निशानी बन गया। पोशाक के रूप में दूसरे राजनीतिक प्रतीक भी पहने जाने लगे थे। स्वतंत्रता की निशानी क्या थी? लाल टोपी, लंबी पतलून और तिरछी टोपियां, जिन्हें काकेड कहा जाता था। तिरछी टोपियों को क्या कहा जाता था? काकेड कहा जाता था। पहनावे की सादगी से समानता का भाव क्या होने लगा था? प्रकट होने लगा था। तो देखो ये जो चित्र है इसके बारे में समझो। ये जो चित्र है ये किसी अच्छे घर के आदमी का है। 18वीं सदी के इंग्लैंड की एक उच्च वर्गीय जोड़ी, देखो हमने कहा था ना कलाकार जो है वो इस जगह से ये तस्वीर ली गई है, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। आइए समझते हैं। एरमाइन एरमाइन यानी कि एक फर की किस्म होती है, एक पोशाक जिसमें फर की एक किस्म होती है। काकेट एक तरफ करके पहने जाने वाली क्या होती है? टोपी होती है। ये एक मध्यम वर्गीय महिला है जिसका चित्र आप देख रहे हो। इसने जो कपड़े पहने हुए हैं ये फ्रांसीसी क्रांति के स्वयंसेवी लोग हैं, स्वयंसेवक लोग हैं। इसके बाद ये जो चित्र दिख रहा है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान एक कुलीन जोड़ी। गौर करें कि पोशाक कितनी भव्य और विस्तृत है। जरा महिला की चूड़ामणि, सिर सज्जा और फीतों की किनारियां भी देखिए। इसमें गाउन के भीतर कारसेट भी पहन रखी है और इससे उसकी कमर सीमित और छोटी रहती है ताकि वह पतली कमर वाली दिखे। कुलीन पुरुष अपने जमाने के रिवाज के अनुसार सैनिकों वाला लंबा ओवरकोट, घुटन्ना, रेशमी स्टॉकिंग्स और ऊंची एड़ी वाले जूते पहने हुए हैं। दोनों ने सज धज वाले नकली विग यानी केश लगाए रखे हैं और दोनों के चेहरों पर नाजुक गुलाबी रंग है। ऐसा इसलिए है कि कुदरती त्वचा का रंग दिखना अशोभनीय माना जाता था। नेक्स्ट है 100 कुलात परिवार। ये 100 कुलात परिवार देखिए, ये दिख रहा है 100 कुलात परिवार। अब आगे आते हैं। सारे समिचुरी कानून सामाजिक ऊंच नीच पर जोर नहीं देते थे और इनमें से कुछ कानून दो आयात से देसी उत्पादों की रक्षा के लिए बनाए गए थे। मिसाल के तौर पर 16वीं सदी के इंग्लैंड में फ्रांसीसी और इतालवी सामग्री का आयाम कर बनाई गई मखमल की टोपियां पुरुषों में बहुत लोकप्रिय थी। इंग्लैंड में कानून बनाकर ऊंचे ओहदों के लोगों और 6 साल के नीचे के बच्चों को छोड़कर सभी के लिए रविवार को और छुट्टियों के दिन इंग्लैंड में बनी ऊनी टोपी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। यह कानून 26 साल तक कायम रहा और इससे इंग्लैंड के ऊनी वस्त्र उद्योगों को खड़ा करने में मदद मिली। आगे आते हैं। नेक्स्ट, पोशाक और खूबसूरती के पैमाने। संप्यूचरी कानून के खात्मे का यह मतलब कतई नहीं था कि यूरोपीय देशों में हर कोई एक जैसी पोशाक पहनने लगा हो। फ्रांसीसी क्रांति ने समता का सवाल उठाया था और कुलीन विशेषाधिकारी और उनको समर्थन देने वाले कानूनों की इति करती थी, लेकिन सामाजिक तबकों के बीच अंतर बदस्तूर कायम रहा। जाहिर है कि गरीब ना तो अमीर जैसे कपड़े पहन सकते थे ना ही वैसा खाना खा सकते थे। फर्क यह था कि अगर वे ऐसा करना चाहते तो कानून बीच में नहीं आने वाला था। इस तरह अमीर गरीब की परिभाषा उनकी वेशभूषा सिर्फ उनकी आमदनी पर निर्भर हो गई थी और अलग अलग वर्गों ने अपनी अपनी वेशभूषा विकसित की थी, जिससे खूबसूरती, बदसूरती, उचित, अनुचित, शालीनता और वह फूहड़ता के विचार व मानक अलग अलग हो गए थे। चलिए यहाँ पे चित्र देखते हैं। ये जो चित्र आप देख रहे हो ये उच्च वर्गीय शादी का दृश्य है। ये उच्च वर्गीय शादी का दृश्य है। नेक्स्ट है ये वाला जो चित्र है ये कुलीन घराने की बच्ची है। विलियम हॉगार्थ का ये चित्र है। इतनी कम उम्र में इतनी पतली कमर पर आपने गौर किया होगा, यह संभवतः कारसेट का कसाव का नतीजा था। लंबे गाउन से उसकी गति जरूर बाधित होती होगी। पहनावे की शैलियों का फर्क मर्दों और औरत के बीच भी था। विक्टोरियाई इंग्लैंड में महिलाओं को बचपन से ही आज्ञाकारी, खिदमती, सुशील और दब्बू होने की शिक्षा दी जाती थी। आदर्श नारी वही थी जो दुख दर्द सह सके, जहां मर्दों में से यहाँ मर्दों से धीरे धीरे बलवान, आजाद और आक्रामक होने की उम्मीद की जाती थी। वहीं औरतों को क्षुद्र, छुईमुई और निष्क्रिय और दब्बू माना जाता था। पहनावे के रस्मों रिवाज में भी यह अंतर झलकता था।
छुटपन से ही लड़कियों को सख्त फीतों से बंधे कपड़ों स्टेज में कसकर बांधा जाता था। मकसद ये था कि उनके जिस्म का फैलाव ना हो और उनका बदन इकहरा रहे। थोड़ी बड़ी होने पर लड़कियों को बदन से चिपके कॉर्सेट पहनने होते थे। टाइट फीतों से कसी पतली कमर वाली महिलाओं को आकर्षण शालीन व सौम्य समझा जाता था। इस तरह विक्टोरियाई महिलाओं की महिलाओं का की अ, अबला दब्बू छवि बनने में पोशाक की अहम भूमिका निभाई गई। महिलाओं ने इन तौर तरीकों को कैसे लिया? आदर्श नारी की इस परिभाषा को बहुत सारी महिलाएं मानती थी। यह संस्कार उनके माहौल में, उस हवा में जहां वे सांस लेती हैं, वह साहित्य जो वो पढ़ती हैं, घर व स्कूल जो शिक्षा उन्हें दी जाती थी, सर्वव्याप्त था। बचपन से ही उन्हें घुट्टी पिला दी जाती थी कि पतली कमर रखना उनका नारी सुलभ कर्तव्य है। सहनशीलता स्त्रीत्व की जरूरी गुण है। आकर्षण व स्त्रिया चित्त दिखने के लिए उनका कॉर्सेट पहनना आवश्यक है और इसके लिए शारीरिक कष्ट या यातना भोगना मामूली बात मानी जाती थी। लेकिन इन मूल्यों को सभी औरतों ने स्वीकार नहीं किया। 19वीं सदी के दौरान विचार भी बदले। इंग्लैंड में सन 1830 के दशक तक महिलाओं ने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ना शुरू कर दिया। सफ्रेज आंदोलन के जोर पकड़ने पर पोशाक सुधार की मुहिम भी चल पड़ी। महिला पत्रकारों ने बताना शुरू कर दिया कि तंग लिबास व कॉर्सेट पहनने से युवतियों में कैसी कैसी बीमारियां और विरूपताएं आ जाती हैं। ऐसे पहनावे जिस्मानी विकास में बाधा पहुंचाते हैं, जिससे रक्त प्रवाह भी अवरुद्ध हो जाता है, मांसपेशियां अविकसित रह जाती हैं और रीढ़ भी झुक जाती है। डॉक्टरों ने बताया कि महिलाएं आमतौर पर कमजोरी की शिकायत लेकर आती हैं। बताती है कि शरीर निढाल रहता है जब तक बेहोश हो जाया करती थी। जब तब वो क्या हो जाती थी, बेहोश हो जाया करती थी। नए शब्द में देखें, इस यहाँ पे स्टेज लिखा हुआ था। शरीर सीधा रखने के लिए महिला पोशाक का हिस्सा स्टेज कहलाता है। कॉर्सेट चुस्त व सख्त जनाना बॉडीज, इससे देह की आकृति बनती है। सफरेज आंदोलन मताधिकार के लिए चलाया गया आंदोलन है। सफरेज आंदोलनकारी महिलाओं को भी मताधिकार के लिए समर्थन थे। स्रोत में पढ़ते हैं, मेरी सामरविल का नाम अग्रणी महिला गणितज्ञों में आता है। अपने बचपन के अनुभव उन्होंने यूं बयान किए, हालांकि मैं अच्छी भली सीधी और स्वस्थ थी, लेकिन मुझे सख्त स्टेज में कस दिया जाता था। आगे स्टील की बक्स होती थी और मेरे फ्रॉक के ऊपर लगे फीते मुझे इतनी ताकत से पीछे खींचते रहते थे कि मेरे कंधे की पट्टियां मिल जाती थीं। फिर स्टील की छड़ का एक अर्धवृत्त मेरी ठुड्डी के नीचे होता हुआ मेरे स्टेज की स्टील खपच्ची में फंसा होता था। मुझे और मेरी सहेलियों को अपनी पढ़ाई इसी दबी बंधी स्थिति में करनी पड़ती थी। स्रोत का महिलाओं के बीच प्रचलित वेशभूषा के स्वास्थ्य संबंधी खतरों पर लिखते हुए उस समय के कुछ सरकारी अधिकारी तो व्यग्र हो उठते थे। कॉर्सेट पर हुए इस हमले को भी देखिए। शरीर विज्ञान कहता है कि हवा प्राणदायी है और गर्दन में रस्सी लगाने और कसे हुए फीते बांधने में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। दम तो दोनों ही स्थितियों में घुट सकता है। कई बार तो तंग स्टेज पहनने का नतीजा भी यही है, दुबला होना, झड़ जाना या मर जाना। स्रोत का, क्या आप जानते हैं कि मशहूर अंग्रेज कवि जॉन कीट्स की नज़र में आदर्श महिला कौन थी? वह उस दूधिया गोरी भेड़ जैसी थी जो मर्द की सुरक्षा पाने के लिए मिमियाती हो। अपने उपन्यास वैनिटी फेयर में थैकरे ने अमीलिया नामक महिला पात्र के आकर्षण का यूं बखान किया, मेरे ख्याल से उसकी कमजोरी ही उसका मुख्य आकर्षण थी। एक मधुर सुकुमार निर्बलता का एहसास जो उससे मिलने वाले हर मर्द में सहानुभूति और संरक्षण का भाव पैदा करता था। अमेरिका में भी पूर्वी तट के गोरे प्रवासी बाशिंदों के बीच ऐसा ही आंदोलन चला। पारंपरिक जनाना लिबास को कई कारणों में बुरा बताया गया। कहा गया कि लंबे स्कर्ट यानी घाघरा लहंगा फर्श बुहारते चलते हैं और अपने साथ साथ कूड़ा बटोरते हुए भी चलते हैं, जो बीमारियों का कारण है। फिर स्कर्ट्स इतने विशाल होते हैं कि संभालते ही नहीं थे।
चलने में परेशानी होने के कारण औरतों को काम करने जीविका कमाना मुहाल था। वस्त्र सुधार से महिलाओं की स्थिति में बदलाव आएगा, ऐसा कहा गया था। और कपड़े अगर आरामदेह हों तो औरतें काम धंधा कर सकती हैं, स्वतंत्र भी हो सकती हैं। और राष्ट्रीय महिला मताधिकार सभा ने श्रीमती स्टेन्स के नेतृत्व में लूसी स्टोन वाली महिला मताधिकार सभा ने 1870 के दशक में पोशाक सुधार के लिए मुहिम चलाई। उनका कहना था, कपड़ों को सरल बनाओ, स्कर्ट छोटी करो, कार्सेट का त्याग करो। इस तरह अटलांटिक के दोनों तरफ आसानी से पहने जाने वाले कपड़ों की मुहिम चल पड़ी। बॉक्स 2, रैशनल ड्रेस रिफॉर्म आंदोलन, सरल बनाओ पोशाक सुधारो आंदोलन, है ना। रैशनल ड्रेस रिफॉर्म आंदोलन, सरल बनाओ पोशाक सुधारो आंदोलन। श्रीमती अमेलिया ब्लूमर पहली अमेरिकी सुधारक थी। तो पहली अमेरिकी सुधारक कौन थी? श्रीमती अमेलिया ब्लूमर पहली अमेरिकी सुधारक थी, जिन्होंने एड़ी तक के ट्राउजर पर ढीले ढाले ट्यूनिक पहनने का चलन चलाया। ट्राउजर और भी नाम थे, जैसे ब्लूमर, रेशनल्स या निकर बॉकर्स। इंग्लैंड के रेशनल्स ड्रेस सोसाइटी की शुरुआत 1881 में हुई, लेकिन इससे कुछ खास नतीजे नहीं निकले। महिलाओं के पहनावे में गुणात्मक बदलाव प्रथम विश्व युद्ध के कारण हुआ। सामाजिक मूल्यों में बदलाव लाने में सुधारक फौरन कामयाब नहीं हुए। उन्हें उपहास और रंज दोनों झेलना पड़ा। तकियानूस तबकों ने हर जगह परिवर्तन का विरोध किया। उनका प्रलाप यह होता था कि पारंपरिक शैली के परिधान छोड़ देने से महिलाओं की खूबसूरती तो जाती ही रही थी, उनका जनानापन और उनकी शालीनता भी गायब हो गई थी। इस लगातार हमलों से त्रस्त होकर कई महिला सुधारकों ने अपने कदम वापस घरों में खींच लिया और एक बार फिर पारंपरिक पोशाक पहनने लगी। फिर भी 19वीं सदी के अंत तक हवा का रुख बदल चुका था। कई तरह के दबावों में आकर सौंदर्य के विचार और पहनावे की शैलियों में बुनियादी बदलाव आए। नए वक्त के साथ नए मूल्य चलन में आए। ये एक आप चित्र देख सकते हो, ये संयुक्त राज्य अमेरिका की एक महिला पोशाक सुधारक के पहले चित्र हैं। इसमें आप देखें कि कैसे उसके लंबा गाउन फर्श बुहार रहा है। सुधारकों ने इसी तरह की पोशाक की आलोचना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस नए दौर में देखते हैं नए मूल्य क्या थे और बदलाव का दबाव कैसे बना। ब्रिटेन में नई सामग्री व नई प्रौद्योगिकी ने इस परिवर्तन को संभव बनाया। 2 विश्व युद्धों व महिलाओं की कार्यस्थिति में आए परिवर्तनों के चलते भी कुछ और बदलाव हुए। आइए थोड़ा पीछे चलकर देखें कि ये परिवर्तन क्या थे। नई सामग्री। 17वीं सदी के पहले ज़्यादातर ब्रिटिश महिलाओं के पास आमतौर पर फ्लेक्स लिनेन या ऊन के कपड़े बहुत कम होते थे। उन्हें साफ करना भी मुश्किल होता था। सन 1600 के बाद भारत के साथ व्यापार के चलते सस्ती व रख रखाव में आसान भारतीय छींट कई यूरोपियों के घरों और अलमारियों का हिस्सा बन गई। फिर औद्योगिक क्रांति हुई, जिसके दौरान 19वीं सदी में ब्रिटेन ने सूती कपड़ा का थोक उत्पादन और भारत सहित कई देशों में निर्यात करना शुरू कर दिया। यूरोप के बहुत बड़े तबके के लिए सूती वस्त्र अब आसानी से उपलब्ध हो गए। 20वीं सदी की शुरुआत तक कृत्रिम रेशों से बने कपड़ों और ज़्यादा सस्ते और साफ कर पहनने से आसान हो गए। महिला पत्रिकाओं में तूफान खड़ा कर देने वाली भारी भरकम व उलझाऊ अंतरा वस्त्रों को 1870 के दशक तक धीरे धीरे त्याग दिया गया। कपड़े अब हल्के, छोटे और पतले होने लगे, लेकिन फिर भी सन 1914 तक तो कपड़े एड़ी तक ही होते थे और यह लंबाई 13वीं सदी से बदस्तूर चली आ रही थी। लेकिन अगले साल सन 1915 में ही स्कर्ट का पायचा उठकर अचानक पिंडलियों तक सरक आया। यह सब यकायक कैसे हुआ?
20वीं सदी के पूर्वार्ध में बदलता पहनावा, मध्य और उच्च वर्ग की महिलाओं के पहनावों की शैलियां भी बदल गई थीं और झालर भी गायब हो गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रितानी हथियार फैक्ट्री में काम करती महिलाएं इस समय युद्ध के चलते उत्पाद की मांग को पूरा करने के लिए हजारों की तादाद में औरतों को काम करने के लिए औरतें बाहर निकलीं। सहज गति की जरूरत से पहनावे की शैली भी बदली। नेक्स्ट आते हैं महायुद्ध। महिला परिधान में कई बदलाव तो विश्व युद्ध के कारण हुए। यूरोप में ढेर सारी औरतों ने जेवर और बेशकीमती कपड़े पहनने छोड़ दिए। उच्च वर्ग की महिलाएं अन्य तबकों की नारियों से घुलने मिलने लगीं, जिससे सामाजिक सीमाएं भी टूटी और महिलाएं भी एक सी दिखने लगीं। पहले विश्व युद्ध सन 1914 से 1918 के दौरान कपड़ों के छोटे होने के निहायक व्यवहारिक कारण थे। ब्रिटेन में सन 1917 तक आते आते 70,000 औरतें हथियार की फैक्ट्री में काम कर रही थीं। वे ब्लाउज व पैंट की कामकाजी वर्दी पर ऊपर से स्कार्फ डाल लेती थी। बाद में इस वर्दी के ओवरऑल के साथ टोपी का रूप ले लिया। जंग में लंबा खींचने के साथ साथ चटक रंग गायब होने लगे। हल्के रंग पहनने जाने लगे, यानी कपड़े सादे और सरल हो गए। स्कर्ट तो छोटे हुए ही ट्राउजर भी जल्द ही पाश्चात्य महिलाओं की पोशाक का अहम हिस्सा बन गए। इससे उन्हें चलते फिरते की बेहतर आज़ादी हासिल हुई और सबसे जरूरी बात, सहूलियत की खातिर औरतों ने बाल भी छोटे रखने शुरू कर दिए। 20वीं सदी आते आते कठोर और सादगी भरी जीवन शैली गंभीरता और प्रोफेशनल अंदाज का पर्याय हो गई। बच्चों के नए विद्यालयों में सादी पोशाक पर जोर दिया गया और तड़क भड़क तो हतोत्साहित किया गया। लड़कियों के पाठ्यक्रम में जो भी जिम्नास्टिक्स व खेलों का प्रवेश हुआ, खेलने कूदने में उन्हें ऐसे कपड़ों की दरकार थी जिससे उनकी गति में बाधा ना पड़े और इस तरह काम हेतु बाहर जाने के लिए उन्हें आरामदेह और सुविधाजनक कपड़ों की जरूरत थी। इस तरह आपने गौर किया होगा कि पहनावे का इतिहास समाज में बृहत्तर इतिहास से नथा गुथा है। हमने यह भी देखा कि पहनावे और खूबसूरती की परिभाषाएं कैसे समाज की प्रभुत्वशाली संस्कृति व रवैये से तय होती हैं और कैसे ये ख्याल वक्त के साथ बदल जाते हैं। यह भी साफ हो गया कि किस तरह सुधारकों और रूढ़िवादियों के बीच इन आदर्शों को शक्ल देने के लिए संघर्ष चले और टेक्नोलॉजी व अर्थव्यवस्था के बदलाव आए तथा नए वक्त के दबाव में लोगों को परिवर्तन की जरूरत का एहसास कराया। नेक्स्ट आते हैं औपनिवेशिक भारत में बदलाव। औपनिवेशिक भारत में बदलाव में इस दौर में भारत में क्या हो रहा था। औपनिवेशिक काल में पुरुष और नारी परिधानों में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। एक तरफ तो इसके पीछे पश्चिमी ड्रेस शैली और मिशनरियों के काम का असर था, तो दूसरी तरफ भारतीयों द्वारा प्रचारित ऐसे पहनावे का भी था जो देसी परंपरा व संस्कृति से रचा बसा हो। कपड़ा और पहनावा दरअसल राष्ट्रीय आंदोलन के निहायत महत्वपूर्ण प्रतीक बन गए। 19वीं सदी में हुए बदलावों में एक उड़ती नजर डालें तो 20वीं सदी के परिवर्तन की बेहतर समझ बन पाएगी। जब 19वीं सदी में पश्चिमी वेशभूषा आई तो हिंदुस्तानियों की प्रतिक्रिया तीन तरह की थी। एक, बहुत से लोग खासकर मर्द पाश्चात्य पहनावे की कुछ चुनिंदा चीजों को अपनाने लगे। पश्चिमी फैशन के कपड़े अपनाने वालों में पहला नंबर पश्चिमी भारत के अमीर पारसियों का था। बैगी ट्राउजर और फेंटा या हैट के साथ कॉलर वाले कोट और बूट पहने जाने थे और जेंटलमैन दिखने में कोई कसर ना रहे, इसलिए हाथ में एक छड़ी भी ले ली जाती थी। और इस समूह के लोगों के लिए पश्चिमी परिधान आधुनिकता और प्रगति का प्रतीक था। पश्चिमी ड्रेस का आकर्षण समाज के कुछ वर्ग में भी था जिन्होंने इसे अपना लिया था और इसके लिए मुक्ति का प्रतीक था। और यहाँ भी औरतों से ज़्यादा मर्दों ने यह चलन अपनाया। दो, कुछ लोगों का निश्चित मत था कि पश्चिमी संस्कृति से पारंपरिक सांस्कृतिक अस्मिता का नाश हो जाएगा और इसके लिए पश्चिमी पोशाक पहनना कलयुग के आने जैसा था। यहाँ छपे कार्टून में धोती के साथ बंगाली बाबू द्वारा फिरंगी बूट और हैट पहनने के लिए उसका मखौल उड़ाया गया है। 3, कुछ पुरुषों ने इस दुविधा का हल ऐसे ढूंढा कि बगैर अपनी भारतीय पोशाक छोड़े पश्चिमी कपड़े पहनने शुरू कर दिए। 19वीं सदी के आखिरी हिस्सों में कई बंगाली अफसरों ने घर के बाहर काम के लिए पश्चिमी शैली के वस्त्र रखने शुरू किए और घर आते ही वे आरामदेही हिंदुस्तानी कपड़ों में समा जाते थे। 20वीं सदी के मानवशास्त्री वेरियन एल्विन याद करते हैं कि पूना में पुलिसकर्मी ड्यूटी से आते वक्त सड़क पर ही कपड़े बदल लेते थे और घर तक सिर्फ ट्यूनिक व अंतर्वस्त्र में ही
पैदल जाते थे। बाहरी और अंदरूनी दुनिया का यह अंतर अभी भी कई लोग बरतते हैं। कुछ अन्य लोगों ने पश्चिमी और देसी पोशाक के को एक साथ पहनकर इन्हें उधेड़बुन में राहत पाई, लेकिन हम देखेंगे कि वेशभूषा में बदलाव के इस इतिहास में काफ़ी उठापटक है। जाति संघर्ष और पोशाक परिवर्तन। हालांकि भारत में यूरोपीय किस्म के समिचरी कानून नहीं थे, लेकिन यहाँ खान पान, वेशभूषा, रहन सहन की अपनी सख्त सामाजिक संहिताएं थीं। प्रभुत्वशाली जाति व अधीनस्थ जाति के लोग क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, यह जाति प्रथा द्वारा तय था और इन आचार संहिताओं के पीछे कानून की ताकत थी। और इसलिए जब भी पहनावे में बदलाव से इन आचारों का उल्लंघन हुआ, हिंसक सामाजिक प्रतिक्रियाएं हुई। मई 1822 में दक्षिण भारत का त्रावणकोर रियासत में प्रभुत्वशाली जाति के नायरों ने सनार जाति की महिलाओं पर हमला किया, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर के ऊपर भाग पर कपड़े डालने की हिम्मत की थी। आगे के दशक में वस्त्र संहिता को लेकर कई हिंसक टकराव होते रहे। सनार, जिन्हें बाद में नाडर नाम से जाना गया, समुदाय के बहुत से लोग अधीनस्थ जाति के माने जाते थे। यही कारण है कि उन्हें छतरी लेकर चलने, जूते या सोने के गहने पहनने की मनाही थी। स्थानीय रिवाज था कि क्या मर्द क्या औरत प्रभुत्वशाली जाति वालों के सामने ऊपरी शरीर को कोई नहीं ढकेगा। ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में आकर धर्मांतरित शनार महिलाओं ने 1820 के दशक में सिली हुई ब्लाउज और कपड़ों के प्रभुत्वशाली जाति वालों की तरह अपना तन ढकना शुरू कर दिया। अय्या बैकुंठर जैसे हिंदू सुधारकों ने भी पोशाक परिवर्तन की इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जल्द ही नायर जाति के लोग हरकत में आ गए और उन्होंने सरेआम इन औरतों पर हमले करके उनकी ऊपरी वस्त्र फाड़ने शुरू कर दिए। अदालत में भी पोशाक परिवर्तन की इस मुहिम के खिलाफ अर्जियां दी गई। ऐसा इसलिए भी हुआ चूंकि सनार इस समय प्रभुत्वशाली जाति की मुफ्त सेवा टहल करने से इनकार करने लगे थे। शुरू में त्रावणकोर की सरकार ने सन 1829 में घोषणा करवाई कि सनार औरतें अपने शरीर के ऊपरी हिस्सों को ढकने से बचें, लेकिन उसके बावजूद सनार ईसाई, यहाँ तक कि सनार हिंदू महिलाओं ने अंगियां, ब्लाउज जैसी ऊपरी वस्त्र का अंगीकार करना जारी रखा। त्रावणकोर में 1855 में दास प्रथा की समाप्ति से प्रभुत्वशाली जाति वाले और कुंठित हुए। उन्हें लगा कि उनका नियंत्रण टूट रहा है। अक्टूबर सन 1859 में जब एक दिन बाजार में सनार महिलाओं पर हमले हुए और उनके कपड़े उतारे गए तो दंगा भड़क गया और घर लूटे गए, गिरजाघरों को जलाया गया। आखिर में सरकार ने एक और घोषणा जारी की, जिसके तहत सनार महिलाओं, चाहे हिंदू हो या ईसाई, को जैकेट आदि से ऊपरी शरीर की मर्जी मुताबिक ढकने की इजाज़त मिल गई लेकिन ठीक वैसे नहीं जैसे ऊंची जाति की महिलाएं ढकती थीं। ब्रिटिश राज और पोशाक संहिताएं। भारतीय वेशभूषा और अंग्रेजों की क्या प्रतिक्रियाएं हुई और हिंदुस्तानियों का अंग्रेजी रवैये के प्रति क्या रुख रहा। अलग अलग संस्कृति में किसी भी परिधान के अक्सर भिन्न भिन्न अर्थ लगाए जाते हैं और इससे कई मौक़ों पर गलतफहमी पैदा होती है, टकराव होते हैं। पहनावे में ब्रिटिश राज के दौरान आए बदलावी इस टकराव का नतीजा थे। जरा पगड़ी और टोपी को ही लें। जब शुरू में यूरोपीय व्यापारी भारत आने लगे तो उनकी पहचान हैट वालों की थी, जबकि हिंदुस्तानियों की पगड़ी वालों की। सिर पर धारण की जाने वाली ये दो चीज़ें न केवल देखने में भिन्न थीं, बल्कि उनके मायने भी जुदा जुदा थे। भारत में पगड़ी धूप व गर्मी से बचाव करती ही थी, सम्मान का प्रतीक भी थी, जिसे जब चाहे उतारा नहीं जा सकता था। पश्चिमी रिवाज तो यह था कि जिन्हें आदर देना हो उन्हें सिर्फ उनके सामने हेड उतारा जाए। इस सांस्कृतिक भिन्नताओं से गलतफहमी पैदा हुई। ब्रिटिश अफसर जब हिंदुस्तानियों से मिलते और उन्हें पगड़ी उतारते न पाते तो अपमानित महसूस करते। दूसरी तरफ बहुतेरे हिंदुस्तानी अपनी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय अस्मिता को जताने के लिए जानबूझकर पगड़ी पहनते और इस तरह का टकराव जूतों को लेकर हुआ। 19वीं सदी की शुरुआत में रिवाज था कि फिरंगी अफसर भारतीय शिष्टाचार का पालन करते हुए देसी राजाओं व नवाब के दरबार में जूते उतार कर जाएंगे। कुछ एक अंग्रेज अधिकारी भारतीय वेशभूषा भी धारण करते थे, लेकिन 1830 में सरकारी समारोहों पर उन्हें हिंदुस्तानी लिबास पहनकर जाने से मना कर दिया गया, ताकि गोरे मालिकों की सांस्कृतिक नाक ऊंची बनी रहे। चलिए, कुछ चीज़ें जो अपन ने छोड़ी इनको एक बार देखते चलते हैं।
देखिए ये जो चित्र है ये मुंबई के पारसी हैं, 1863 का चित्र है। ये चित्र है गोवा में ईसाई धर्म और पश्चिमी पहनावा अपनाने वाले लोग, है ना। ये जो चित्र है इसमें कार्टून द मॉडर्न पेट्रियट गगनेंद्र नाथ टैगोर 20वीं सदी की शुरुआत का एक ऐसे बेवकूफ़ आदमी की व्यंग्यपूर्ण तस्वीर जो पश्चिमी पहनावे की नकल भी करता है और मातृभूमि के से प्यार का दावा करने में से भी नहीं चूकता। उस जमाने में बहुत सारे कार्टूनों ने सिगरेट पीते और पश्चिमी कपड़े पहने थुलथुल व्यक्ति को उपहास का पात्र बनाया जाता था। ये देखिए कुछ इस तरीके से ना। आगे देखो इसमें ये लिखा है 1921 की जनगणना के समय तक शनार समुदाय की सभी सदस्यों के लिए नडार शब्द का प्रयोग होता था। यूरोपीय मेहमान शाहजहां के दरबार में तोहफे लाते हैं। आगरा 1633 पादशाह नामा से तस्वीर के निचले सिरे पर यूरोपीय टोपियों को देखिए। गौर करें कि दरबारियों की पगड़ियाँ और इन मेहमानों की टोपियों में क्या फ़र्क है। देखिए यहाँ पे देख सकते हो। ये यहाँ पे क्या है, ये देखो ये गोल हैं, ये पगड़ियाँ अलग हैं, इनकी अलग हैं, तो ये अलग अलग है। नए शब्द अपन ने पढ़े इसमें जो देखे वो अस्मिता यानी कि पहचान या आत्मबोध। इसके बाद सर एम विश्वेश्वरैया जाने माने इंजीनियर टेक्नोक्रेट और सन 1912 से 1918 तक मैसूर रियासत के दीवान या पश्चिमी शैली के 3 पीस सूट के साथ पगड़ी पहनते थे। चलिए आगे देखते हैं। बॉक्स नंबर 3 सिर पर पगड़ी। पेटा के नाम से विख्यात मैसूरी पगड़ी की किनारी पर सोने की पट्टी चढ़ी होती थी। यह पगड़ी 19वीं सदी के मध्य में मैसूर दरबार के दरबारी वर्दी हुआ करती थी। 19वीं शताब्दी के आखिर से बहुत सारे अफसर, शिक्षक और कलाकार पगड़ी पहनने लगे थे। वे अक्सर पश्चिमी सूट और पगड़ी दोनों साथ पहनते थे, जो इस बात का प्रतीक था कि रियासत के कर्मचारी हैं। अब मैसूरी पगड़ी मुख्य रूप से समारोहों के मौके पर और प्रतिष्ठित मेहमानों के स्वागत के लिए पहनी जाती थी। लेकिन दूसरी तरफ हिंदुस्तानियों में से उम्मीद की जाती थी कि वे भारतीय पोशाक संहिता का पालन करें और दफ्तर भारतीय परिधान में ही आए। सन 1824 से 28 के बीच गवर्नर जनरल एम्सर्ट ने इस बात पर अड़ा रहा कि उसके सामने पेश होने वाले हिंदुस्तानी नंगे पांव आए, लेकिन इस जिद को कड़ाई से लागू नहीं किया गया। 19वीं सदी के मध्य तक जब लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल था, पादुका सम्मान की यह रस्म सख्त हो गई और अब भारतीयों को किसी भी सरकारी संस्था में दाखिल होते समय जूते निकाल देने पड़ते थे। हाँ, यूरोपीय पोशाक पहनने वालों को इससे छूट अवश्य मिली हुई थी। सरकारी सेवा में कार्यरत भारतीय इस नियम से त्रस्त महसूस करने लगे। पादुका सम्मान नियम के उल्लंघन की एक मशहूर घटना सन 1862 में सूरत के अदालत में घटी। सूरत की फौजदारी अदालत में असेसर लगान आंकने वाले के ओहदे पर कार्यरत मनोज जी कोवास जी एनटी ने सत्र न्यायाधीश की अदालत में जूते उतारने से इनकार कर दिया। जज किए रहा कि श्रेष्ठ को आदर देने की हिंदुस्तानी परंपरा के मुताबिक उन्हें जूते उतारने ही होंगे, लेकिन मनोज जी भी अड़े रहे। तब अदालत ने उनके प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई और उन्होंने विरोध जताते हुए मुंबई के गवर्नर को पत्र लिखा। अंग्रेज का कहना था कि चूंकि भारतीय किसी भी पवित्र स्थान या घर में घुसने से पहले जूते उतारते ही हैं, तो वे अदालत में भी वैसा ही क्यों ना करें। इस पर जो बहस चली उसमें भारतीयों ने कहा कि पवित्र जगह या घर की बात दूसरी है। पहली बात तो यह है कि बाहर में धूल और गंदगी होती है जो जूतों में लगकर अंदर साफ सुथरी जगहों तक चली आएगी। यहाँ लोग अक्सर जमीन पर ही बैठते लेटते हैं। दूसरी बात, चमड़े का जूता तो वैसे ही अशुद्ध होता है, लेकिन अदालत जैसी सार्वजनिक जगह आखिर घर तो नहीं। इन सब के बावजूद अदालत ने जूतों के प्रवेश की इजाज़त मिलने में बरसों लग गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पोशाक का डिज़ाइन।
19वीं सदी के अंत तक भारत में चारों ओर राष्ट्रीय भावना हिलोरे मारने लगी और भारतवासी राष्ट्रीय एकता को व्यक्त करने वाले सांस्कृतिक प्रतीक गढ़ने में जुट गए। कलाकार राष्ट्रीय शैली की कला तलाश रहे थे, जबकि कवि राष्ट्रगान रच रहे थे। राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन को लेकर भी बहस छिड़ी हुई थी और राष्ट्रीय पोशाक की खोज राष्ट्र की पहचान को प्रतीकात्मक ढंग से परिभाषित करने की इसी प्रक्रिया का हिस्सा थी। हिंदुस्तान के कई भाग में ऊंची जाति के वर्ग के स्त्री पुरुषों ने पोशाक को लेकर सचेत प्रयोग किए। बंगाल के टैगोर खानदान ने सन 1870 के दशक से ही हिंदुस्तानी मर्दों और औरतों के लिए राष्ट्रीय पोशाक डिजाइन करने की कोशिश की। रविन्द्रनाथ टैगोर की राय थी कि भारतीय राष्ट्रीय पोशाक में हिंदुस्तानी और फिरंगी परिधानों को नहीं, बल्कि हिंदू और मुसलमानी पोशाक का मेल होना चाहिए और इस तरह बटनदार लंबा कोट यानी चपकन पुरुषों के लिए सबसे सही माना गया और इस तर्ज पर अलग अलग क्षेत्रों की पारंपरिक वेशभूषा से प्रेरणा ली गई। आईसीएस के पहले भारतीय सदस्य सत्येंद्र नाथ टैगोर की पत्नी ज्ञानदानंदिनी देवी सन 1870 के दशक में मुंबई से कलकत्ता लौट कर आई और उन्होंने पारसी शैली की साड़ी अपनाई है, जिसका पल्लू बाएं कंधे पर ब्रूच से गुथा हुआ था और उसके साथ ब्लाउज और जूतियां पहनी जाती थीं और इनको फौरन ब्रह्म समाज महिलाओं ने भी अपना लिया और तब से इसे ब्रह्मिका साड़ी कहा जाने लगा और यह शैली जल्द ही महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के ब्रह्म समाजियों और गैर ब्रह्म समाजियों में चल पड़ी। तो यहाँ पर देखो, ये जो लेडी है बच्चूबाई, 1890 का ये चित्र है। मशहूर पारसी सामाजिक कार्यकर्ता थी। इन्होंने रेशमी गारा पहन रखा है जिस पर हंस और पियोनी नामक अंग्रेजी फूल का काम है, सौजन्य से जो जगह से जहाँ ये लिया गया है। इसमें ये महिला को देखिए, ये आरसी दत्त की बेटी सरला है। इन्होंने पारसी किनारी वाली साड़ी और मखमल के ऊंचे गले वाला ब्लाउज पहना है। देख लें कि पहनावे की शैलियाँ किस तरह तमाम क्षेत्रों में संस्कृति में बदल रही थी। यह चित्र ज्ञाननंदिनी टैगोर अपने पति सत्येंद्र नाथ टैगोर और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ, उन्होंने पश्चिमी गाउन के तर्ज पर बने ब्लाउज के साथ साड़ी पहनी हुई है। इस तरीके से अलग अलग पहनावों की कहानी हम सुन रहे हैं। ब्रह्म समाज ये 19वीं सदी का एक धर्म सुधारक आंदोलन था, जिसे ब्रह्म समाज का नाम दिया गया। लेकिन अखिल भारतीय शैली विकसित करने की ये कोशिश पूरी तरह सफल नहीं हुई। आज भी गुजरात, कोडांगू, केरल और असम की महिलाएं भिन्न भिन्न किस्म की साड़ियाँ पहना करती हैं या पहनती हैं। आइए स्रोत पढ़ते हैं। कुछ लोगों ने औरतों के पहनावों में बदलाव की कोशिश का समर्थन किया, जबकि कुछ लोग इसके विरुद्ध थे। कोई भी सभ्य देश इस तरह के कपड़ा के खिलाफ है जिस तरह के कपड़े हमारे देश की महिलाएं आजकल पहनती हैं। यह निहायत बेशर्मी की निशानी है। शिक्षित पुरुष इस स्थिति में बड़े परेशान है। तकरीबन हर व्यक्ति सभ्य किस्म के नए पहनावे की चाह रखता है। हमारे यहाँ बहुत बारीक और पारदर्शी किस्म की कपड़े पहनने का रिवाज चल पड़ा। इसे पूरा शरीर दिखने लगा और इस तरह के बेशर्मी भरे पहनावे की ही वजह से अब सभ्य जनों की संगत नहीं मिल पाती। इस तरह के कपड़े हमारे नैतिक उत्थान में बाधाएं बन सकते हैं। तो इस तरह ये जो है लिखा है। श्रावणकोर की महारानी पश्चिमी जूतों और लंबी बाह की मर्यादित ब्लाउज पर ध्यान दें। इसको अगर आप ध्यान दें, 20वीं सदी के आरंभ में ये शैली उच्च वर्ग में आम हो चली थी। अगला स्रोत है सी केशवन अपनी आत्मकथा जीविता समरन में बताते हैं कि जब 19वीं सदी के आखिर समय में उनकी सास को पहली बार उनकी ननद ने ब्लाउज लाकर दिया था तो क्या स्थिति पैदा हुई थी। देखने में अच्छा था, लेकिन उसे पहनने में मुझे गुदगुदी सी होती थी। मुझे उसे उतारना ध्यान से तय किया और उत्साहपूर्व उसे अपनी माँ के पास लेकर आई। उन्होंने कड़ी नज़रों से मुझे देखा और कहा कि तुम उसे पहनकर कहाँ आवारागर्दी करने जा रही हो, तय करके संदूक में रख दो। मैं अपनी माँ से डरती थी, वह मेरी जान ले लेती। रात को मैंने उसे फिर पहना और पति को दिखाया। उन्होंने कहा कि वह मुझ पर अच्छा लग रहा है। अगली सुबह मैं ब्लाउज पहनकर बाहर आई। मैंने ध्यान नहीं दिया कि बगल में से मेरी माँ चली आ रही थी। तभी मैंने उन्हें नारियल की एक डाली तोड़ते सुना। जैसे ही मैं पीछे घूमी, वह गुस्से से कांपती मेरे सामने खड़ी थी। उन्होंने कहा, उतारो इसे, अब तुम मुसलमानियों जैसी कमीज पहनकर घूमोगी। स्वदेशी आंदोलन।
आपने 20वीं सदी के पहले दशक में बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलनों के बारे में पढ़ा है। अगर आपने गौर किया हो तो पाया होगा कि इस आंदोलन के केंद्र में पहनावे की राजनीति थी। क्या थी यह राजनीति? आपको पता है कि अंग्रेज जब पहल व्यापार करने आए तो हिंदुस्तानी सूती वस्त्र की जबरदस्त मांग पूरी दुनिया में थी। 17वीं सदी में पूरे विश्व में उत्पादन का एक चौथाई भारत में बनता था और 18वीं सदी के मध्य में अकेले बंगाल के 10 लाख बुनकर थे। लेकिन ब्रिटेन में हुई औद्योगिक क्रांति ने कटाई और बुनाई की मशीनीकरण कर दिया और कच्चे माल के रूप में कपास और नील की मांग बढ़ गई और इसके साथ ही बदल गई विश्व अर्थव्यवस्था में भारत की हैसियत। हिंदुस्तान पर राजनीतिक हुकूमत से ब्रिटेन को दो फायदे हुए। भारतीय किसानों को नील जैसी फसल उगाने के लिए मजबूर किया जा सकता था और सस्ते बने ब्रिटिश उत्पाद आसानी से यहाँ बने मोटे कपड़ों की जगह खपाए जा सकते थे। नतीजा ये हुआ कि मांग के अभाव में भारत में बुनकर बड़ी तादाद में बेरोजगार हो गए और मुर्शिदाबाद, मछलीपट्टनम और सूरत जैसी सूती वस्त्र के केंद्रों का पतन हो गया। लेकिन 20वीं सदी में आकर बड़ी संख्या में लोगों ने ब्रिटिश मिलों में बने कपड़ों का बहिष्कार शुरू कर दिया और उनकी जगह खुरदरी, महंगी और दुर्लभ खादी पहनने लगे। और यह बदलाव कैसे आया? ब्रिटिश राज के खिलाफ बढ़ते विरोध को काबू में करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने सन 1905 में बंगाल को विभाजित करने का फैसला किया। बंग भंग की प्रतिक्रिया से स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ा और पहले तो लोगों ने अपील की गई कि वे तमाम तरह के विदेशी उत्पादों का बहिष्कार करें और माचिस और सिगरेट जैसी चीजों को बनाने के लिए खुद उद्योग लगाएं। जन आंदोलन में शामिल लोगों ने कसम खाई कि वे औपनिवेशिक राज को खात्मा करके ही दम लेंगे और खादी का इस्तेमाल देशभक्ति का कर्तव्य बन गया। महिलाओं में अनुरोध किया गया कि वे रेशमी कपड़ों में व कांच की चूड़ियों को फेंक दें और शंख की चूड़ियां पहने। हथकरघे बने मोटे कपड़ों की लोकप्रिय बनाने के लिए गीत गाए गए, कविताएं रची गई। पोशाक में बदलाव की बात ऊंचे तबके के लोगों को ज्यादा भाई, क्योंकि साधनहीन गरीबों के लिए नई चीज खरीद पाना मुश्किल था। करीब 15 साल के बाद उच्च वर्गीय वाले वापस यूरोपीय पोशाक पहनने लगे। हालांकि उस समय बहुत सारे लोग राजहित में एक साथ आ जुटे थे, लेकिन बाजार में अटी पड़ी सस्ती ब्रिटिश वस्तुओं को चुनौती देना लगभग असंभव था और इन सीमाओं के बावजूद विदेशी स्वदेशी के तजुर्बे ने महात्मा गांधी को यह सीख अवश्य दी कि ब्रिटिश राज के खिलाफ प्रतीकात्मक लड़ाई में कपड़े की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। महात्मा गांधी के पोशाक प्रयोग। महात्मा गांधी की सर्वपरिचित छवि वह है जिसमें वे खुले बदन, छोटी धोती पहने चरखा कात रहे हैं। चरखा कातने और खादी के दैनिक इस्तेमाल में उन्होंने महाप्रतीकों में बदल दिया। आत्मनिर्भरता के इन प्रतीकों में ब्रिटिश मिल में बने कपड़ों का विरोध भी प्रतिबंधित था। ये महात्मा गांधी का चित्र है, आप इसे देख सकते हो। महात्मा गांधी के वस्त्र संबंधी प्रयोग में भारतीय उपमहाद्वीप में पहनावे के प्रति बदलते रवैयों का सार छुपा हुआ था। गुजराती बनिया परिवार में पैदा होने के कारण अपने लड़कपन में वे कमीज के साथ धोती या पैजामा पहनते थे और कभी कभार कोट भी। 19 साल की उम्र में 1888 में जब वे कानून पढ़ने लंदन गए तो उन्होंने अपनी चोटी कटवा ली और बाकायदा पश्चिमी सूट अपना लिया ताकि लोग उन पर हंसे नहीं। वापसी पर उन्होंने पश्चिमी सूट पहनना जारी रखा, भले ही वे एक पगड़ी और डाल ली। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में सन 1890 के दशक में वकालत करते हुए उनका पहनावा पश्चिमी ही रहा, लेकिन जल्दी उन्होंने फैसला किया कि असूटित रहना एक तरह की राजनीतिक घोषणा है। लुंगी कुर्ता पहनने का पहला प्रयोग उन्होंने 1913 में डरबन में किया, जब कोयला खदान मजदूरों को गोली मारे जाने के खिलाफ सिर मुंडवाकर उन्होंने अपना सार्वजनिक शोक जाहिर किया। भारत वापसी पर सन 1915 में वह काठियावाड़ी किसान की वेशभूषा में रहने लगे और 1921 में जाकर उन्होंने एक छोटी धोती धारण की जिसे वे आजीवन पहनते रहे। साल भर में स्वराज हासिल करने के उद्देश्य से असहयोग आंदोलन शुरू करने के एक साल बाद 2 सितंबर 1921 को उन्होंने ऐलान किया, मैं चाहता हूं कि 31 अक्टूबर तक कम से कम अपनी टोपियां गंजी को त्याग ही दूं और सिर्फ धोती में काम चलाऊं और देह बचाने के लिए कभी कभी चादर ले लूं। मैं इस बदलाव की सलाह इसलिए दे रहा हूं क्योंकि पर उपदेश कुशल बहुतेरे में मेरी आस्था नहीं है, यानी मैं दूसरों से ऐसा कुछ करने को नहीं कहता जो खुद नहीं कर सकता।
तब तक उन्होंने यह तय नहीं किया था कि वे यही पोशाक जीवन भर पहनेंगे, बल्कि 1-2 महीने के लिए प्रयोग भर करना चाहते थे। लेकिन जल्दी इससे उन्हें गरीबों में प्रति निष्ठा का भाव दिखा और उन्होंने कोई कभी कोई और वस्त्र धारण नहीं किया। हिंदुस्तान के फकीर सन्यासियों का बना सचेत रूप से छोड़कर उन्होंने निर्धनतम भारतीयों का पहनावा अपनाया। सफ़ेद और खुरदरी खादी उनके लिए शुद्धता, सादगी और गरीबी का प्रतीक थी। उन्हें ऐसे पहनना राष्ट्रभक्ति का पर्याय हो गया और पश्चिमी मिल उत्पादित कपड़ों के विरोध भी का भी। जब 1931 में गोलमेज सम्मेलन के लिए गांधी जी इंग्लैंड गए तो बिना कमीज के वहां छोटी धोती पहने हुए वह जब बकिंगम पैलेस जाने की बारी आई तो उन्होंने समझौता करने से इनकार कर दिया और सम्राट जॉर्ज पंचम के सामने वह धोती में ही पधारे। जब पत्रकारों ने उनसे कहा कि सम्राट के हुजूर में जाने के लिए उन्हें पर्याप्त कपड़े नहीं पहने रखे हैं तो उन्होंने मजाक मजाक में जवाब दिया कि सम्राट ने हम दोनों के हिस्सों में के कपड़े पहन तो रखे हैं। खादी पहनना सबके बूते में नहीं था। महात्मा गांधी का सपना था कि पूरा राष्ट्र खादी पहने। उन्हें लगता था कि खादी से जाति, धर्म और आदि में भेद मिट जाएंगे। लेकिन उनके नक्शे कदम पर चलना क्या सबके लिए आसान था? क्या इस तरह की एकता मुमकिन थी? बहुत सारे लोग उनके जैसा एक गहरा किसान वस्त्र नहीं पहन सकते थे जब चाहे भी थी। आइए देखें कि गांधी के आह्वान पर कैसी प्रतिक्रियाएं आई। इलाहाबाद में सफल वकील और राष्ट्रवादी मोतीलाल नेहरू ने अपना बेशकीमती पश्चिमी सूट त्याग दिया और हिंदुस्तानी धोती कुर्ता अपना लिया। लेकिन उनकी पोशाक मोटे खुरदुरे कपड़े की ना होकर बारीक कपड़े की बनी होती थी। जाति प्रथा के चलते सदियों से वंचित तबकों पर पश्चिमी शैलियों के कपड़ों के प्रति सहज आकर्षण था। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जैसे राष्ट्रभक्तों ने पाश्चात्य शैली का सूट कभी नहीं छोड़ा। कई सारे दलित सन 1910 के दशक में सार्वजनिक मौक़ों पर जूते मोजे और 3 पीस सूट पहनने लगे, जो कि उनकी तरफ से आत्मसम्मान और राजनीतिक वक्तव्य था। एक महिला ने सन 1928 में महात्मा गांधी को महाराष्ट्र से लिखा, 1 साल पहले मैंने आपको हर किसी को खादी पहनने की गंभीर जरूरत पर बोलते सुना है और हमने खादी पहनने की ठानी, लेकिन हम गरीब गुरबा हैं। हमारे पति कहते हैं कि खादी महंगी है। मैं मराठी होने के नाते 9 गज की साड़ी पहनती हूँ और बड़े बुजुर्ग उसे घटाकर 6 गज करने की बात पर राजी नहीं होंगे। सरोजिनी नायडू और कमला नेहरू जैसी महिलाएं भी सफ़ेद हाथ से बने मोटे कपड़ों की जगह रंगीन व डिज़ाइनदार साड़ियाँ पहनती थी। निष्कर्ष, इस तरह पहनावे में बदलाव का इतिहास एक तरह जहां सांस्कृतिक रुचि और सौंदर्य की परिभाषा में बदलाव से जुड़ा था, वहीं यह आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष के मसलों में भी उलझा हुआ था। इसलिए वेशभूषा में जब परिवर्तन दिखे तो हमें पूछना चाहिए कि ये परिवर्तन क्यों होते हैं और इनसे हमें समाज और उनके इतिहास के बारे में क्या पता चलता है, और इससे हमें रुचि और टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी के बाजार और उद्योग में आए किन बदलाव के बारे में जानकारी मिलती है। आइए जानते हैं गांधी टोपी के बारे में। दक्षिण अफ्रीका में सन 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी को जो कश्मीरी टोपी कभी कभार पहनते थे उसे उन्होंने सस्ती सफ़ेद खादी टोपी का रूप दे दिया। यह टोपी वह खुद 1919 के बाद 2 साल तक पहने रहे थे और फिर छोड़ दी, लेकिन तब तक यह राष्ट्रीय वर्दी बन चुकी थी। अंग्रेजों के खिलाफ अवज्ञा का प्रतीक मिसाल के तौर पर ग्वालियर रियासत के असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में इसे पहनने पर पाबंदी लगाने की कोशिश की गई। खिलाफत आंदोलन के दौरान बड़ी तादाद में हिंदू और मुसलमान इस टोपी में देखे गए। संतालों की एक टोपी ने 1922 में बंगाल पुलिस पर हल्ला बोल दिया और उनकी मांग थी कि संताल कैदियों को रिहा किया जाए और उन्हें भरोसा था कि गांधी टोपी के चलते गोलियों से उनका बालाबाका न होगा। टोली के 3 सदस्य खेत रहे। कई सारे राष्ट्रभक्ति गांधी टोपी पहनकर चलना अपनी शान मानते थे और कई लोगों को तो इस कारण लाठियां पड़ी या जेल जाना पड़ा। पहले विश्व युद्ध के बाद खिलाफत आंदोलन पर जोर पकड़ते हुए फूदने वाली तुर्की टोपी पहनना हिंदुस्तानियों में उपनिवेश विरोधी भावना का प्रतीक बना गया। हालांकि ढेर सारे हिंदू जैसे हैदराबाद में भी फेस टोपी पहनते थे, लेकिन जल्दी ये सिर्फ मुसलमानों की पहचान बनकर रह गई। कुछ चित्र हैं, इनको देखते हैं।
ये महात्मा गांधी का चित्र है, जो चित परिचित तस्वीर है, खुले बदन चरखा चलाते हुए। नेक्स्ट है ये महात्मा गांधी 7 साल के अपनी सबसे पुरानी तस्वीर में। ये है महात्मा गांधी 14 साल के अपने 2 साल एक दोस्त के साथ। ये जोहान्सबर्ग में सन 1900 में अब तक पश्चिमी लिबास में टाई भी। सन 1913 दक्षिण अफ्रीका सत्याग्रह की पोशाक में। महात्मा गांधी पहली पंक्ति के दाहिने, लंदन में सन 1890, उम्र 21 की। गौर कीजिए कि बाकायदा पश्चिमी 3 पीस सूट में पहने हुए। कस्तूरबा के साथ महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद सादे लिबास में। उन्होंने बाद में स्वीकार किया कि बम्बई के पश्चिमीकृत अभिजात वर्ग के बीच उन्हें अटपटा सा लगा। उन्होंने कहा कि उन्हें दक्षिण अफ्रीका के मजदूरों की संगति में घर जैसा महसूस हुआ। तो लिबास के कार्यक्रम में हमने जो चीज़ें देखी, उसका निष्कर्ष यह निकला कि यह बदलाव सांस्कृतिक रुचि और सौंदर्य परिभाषा से बदलाव से जुड़ा हुआ है, और आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन है, सामाजिक, राजनीतिक और संघर्ष का एक कहानी है। और यही वेशभूषा जब परिवर्तन दिखाती है तो किस तरीके से इतिहास में इनके बारे में हम समझ सकते हैं, टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, और किस तरीके से बाजार में हुए उद्योगों के बदलाव के बारे में हमने इन सब चीज़ों में जाना। और भी अच्छी जानकारियों के साथ हम आगे के चैप्टरों में आते रहेंगे। तब तक, जब तक कुछ खास नया नहीं है, लेते हैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।